कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम भारत भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और उसका नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह। यहाँ पर हम आपको बता दें, जो ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर होगा उसके बारे में हम 1 से 2 दिन के बीच में एक वीडियो लेकर आएंगे, मास्टर वीडियो, जिसमें से सभी प्रश्न होंगे जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से 5 से 10 मिनट के अंदर ही भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो भारत के बड़े बंदरगाह, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, वो ग्रीन कलर की पेन से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना है। और जो नीले कलर से हैं वो आपके 200 बड़े बंदरगाह हैं। तो 200 बड़े बंदरगाहों को हम आसानी से याद नहीं कर सकते, इसलिए जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं वो 13 बड़े बंदरगाहों से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम भी बात करेंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर ही हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो देख लेते हैं जो बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो हम आपको पहले बता दें कि जो तटरेखा यानी राज्यों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर जो भारत की तटरेखा की लंबाई है, वो आपकी तटरेखा की जो लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर। पहले आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप है। इनके जो द्वीपों समेत जो तटरेखा की लंबाई वो 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो भारत के प्रमुख बंदरगाह उनसे बारे में हम बात करें तो पहले आपको ये याद रखना है कि कौन से जो राज्य हैं जो तटरेखा पर हैं। तो यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपकी फिर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पर फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम बंदरगाहों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला बंदरगाह के बारे में विशेषता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह की मुख्य विशेषता क्या है? ये गुजरात में है। पहला पॉइंट। हम आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बता दें कि हमने यहाँ पर कोई रिटन नोट्स नहीं लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हम जो बोल रहे हैं वही आप लिख लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा। ठीक है, तभी आपसे याद हो जाएंगे। वैसे बस नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप सुन लीजिएगा तभी भी आपको याद हो सकते हैं। तो पहले बंदरगाह के बारे में बात करें, कांडला बंदरगाह के बारे में बात करें तो ये बंदरगाह गुजरात राज्य में है। दूसरी विशेषता यह है कि ये आयातक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दूसरी विशेषता क्या है, ये आयातक बंदरगाह है और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है इस बंदरगाह से कि ये गुजरात राज्य में है, आयातक बंदरगाह है और कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और इससे आयात क्या किया जाता है? इस बंदरगाह से मुख्य रूप से पेट्रोलियम और उर्वरक आयात किया जाता है। ठीक है, इससे कहीं भी कुछ भी निर्यात नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर। कांडला बंदरगाह किस राज्य में? गोवा राज्य में, आयातक बंदरगाह है और कच्छ की खाड़ी में स्थित है। दूसरे बंदरगाह के बारे में बात करें तो मुंबई बंदरगाह के बारे में बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो मुंबई बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात इसी बंदरगाह से होता है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो 3 पॉइंट इस बंदरगाह से याद रखना है। कौन से? कि महाराष्ट्र राज्य में है, ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो याद रखना है कि प्राकृतिक बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नाभा सेवा बंदरगाह के बारे में। तो नाभा सेवा बंदरगाह की मुख्य विशेषता है कि ये भी महाराष्ट्र राज्य में है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है लेकिन वो देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि नाभा सेवा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह होता है। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब क्या होता है? कि कृत्रिम बंदरगाह का मतलब होता है कि जहां पर सरकार अपने तरीके से बंदरगाह का विकास करे। ठीक है, और जो प्राकृतिक रूप से ही बने होते बंदरगाह उन्हें प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो नाभा सेवा बंदरगाह की विशेषता क्या है? नाभा सेवा बंदरगाह की विशेषता है कि ये देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और इसे क्यों बनाया गया? इसका मुख्य विषय इसलिए बनाए गए क्योंकि जो मुंबई का बंदरगाह है इस पर आयात और निर्यात बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसको भार को कम करने के लिए नाभा सेवा बंदरगाह बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको तीनों बंदरगाह के बारे में आप समझ गए होंगे। कांडला बंदरगाह गुजरात में, महाराष्ट्र और नाभा सेवा बंदरगाह कांडला बंदरगाह गुजरात में और नाभा सेवा और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये गुजरात में। ठीक है,
और अब हम बात करते हैं मुर्मुगांव बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं। मुर्मुगांव बंदरगाह की मुख्य विशेषता क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये गोवा में है, ठीक है। याद रखना है कि मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है, गोवा राज्य में है। तो गोवा राज्य में जो दो नदियां बहती हैं, मांडवी और ज्वारी नदियां, उसके ज्वार नद मुख पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो गोवा में जो स्थित मुर्मुगांव बंदरगाह है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ से जो लो अयस्क होता है, जो लो अयस्क लो अयस्क यहाँ से कहाँ भेजा जाता है, ईरान के लिए भेजा जाता है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है कि किस राज्य में जो हम बोल रहे हैं यही आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इसी से आपके प्रश्न सभी फंस जाएंगे, ठीक है। तो मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है, गोवा राज्य में है। और ये मांडवी और ज्वारी नदियां हैं उनके मुख पर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से जो लोहा अयस्क है वो ईरान के लिए निर्यात किया जाता है। अब हम बात करते हैं न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है उसके बारे में देख लेते हैं। तो न्यू मंगलोर के बारे में हम देखते हैं तो ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कर्नाटक राज्य में है। और जो कोचीन बंदरगाह है ये केरल राज्य में, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है। अब हम यहाँ पर बता दें कि जो बंदरगाह हैं वो 13 बड़ी बंदरगाह हैं, ठीक है। और 13 बड़ी बंदरगाहों में 6 बंदरगाह पश्चिमी घाट पर और 6 बंदरगाह पूर्वी घाट पर है। एक बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो आपने यहाँ पर 6 बड़ी बंदरगाहों के बारे में जाना, तो आपको आसानी से याद करने का तरीका क्या है कि 6 बंदरगाह पश्चिमी घाट पर और 6 बंदरगाह पूर्वी घाट पर। ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है कि 6 बंदरगाह पश्चिमी घाट पर और 6 बंदरगाह पूर्वी घाट पर। जो आपके यहाँ पर कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नाहवासिबा बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह, न्यू मंगलोर और कोचीन बंदरगाह, ये आपके पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है कि पश्चिमी घाट पर कौन कौन सी बंदरगाह है। तो 6 बंदरगाह ये आपके पश्चिमी घाट पर रहे और आपके पूर्वी घाट पर ये बंदरगाह। अब हम पूर्वी घाट के बंदरगाहों के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कलकत्ता बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं। तो यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो आपको याद रखना है ये प्रॉपर रूप से समुद्र पर स्थित नहीं, समुद्र के तट पर स्थित नहीं, बल्कि हुगली नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसका तटीय पोताश्रय डायमंड हार्बर है। यदि आपसे पूछा जाए कि डायमंड हार्बर किस बंदरगाह से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कलकत्ता बंदरगाह होगा, ठीक है। जबकि जो हल्दिया बंदरगाह है वो आपके समुद्र तट पर स्थित है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। दोनों किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पारादीप बंदरगाह के बारे में। पारादीप बंदरगाह की मुख्य विशेषता क्या है कि यह झारखंड और उड़ीसा का जो लोहा है वो इसी बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो जापान को लोहा निर्यात किया जाता है वो किस बंदरगाह से किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पारादीप से किया जाता है। और जो लोहा कहाँ से आता है वो झारखंड और उड़ीसा से आता है। और किस राज्य में ये बंदरगाह है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपने पारादीप के बंदरगाह के बारे में जाना। अब हम विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह की मुख्य विशेषता है कि यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप क्लियर। और ये आंध्र प्रदेश में 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और हम बता दें कि यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, जिस कारण से यहाँ पर जो हवाएं होती हैं तेज, वो बंदरगाह को प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है। तो समुद्र में कुछ दूरी पर यहाँ पर एक डॉल्फिन नामक पहाड़ी है, ठीक है। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि किस बंदरगाह के सामने डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विशाखापट्टनम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन्नौर बंदरगाह के बारे में। तो एन्नौर बंदरगाह की मुख्य विशेषता क्या है कि ये चेन्नई का बंदरगाह है, ठीक है। और हाँ, ये विशेषता है कि ये जो एन्नौर बंदरगाह है, जो चेन्नई बंदरगाह है और एन्नौर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह की पहली बारे में बात कर लेती है। ये देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह की मुख्य विशेषता क्या है कि ये देश का सबसे पुराना बंदरगाह है और इस पर अधिक लोड होने के कारण एन्नौर बंदरगाह का विकास किया गया है, ठीक है। तो एन्नौर बंदरगाह की विशेषता क्या है कि एन्नौर बंदरगाह का विकास इसलिए किया गया क्योंकि चेन्नई बंदरगाह पर जो भी ज़्यादा लोड होता था उसे कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह की स्थापना। लेकिन एन्नौर बंदरगाह की एक मुख्य विशेषता यह है जो आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगी या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वह बंदरगाह का नाम बताइए जिस बंदरगाह पर कंप्यूटराइज सहित काम होता है। यानी
वह कौन सा बंदरगाह है जो कंप्यूटराइज बंदरगाह है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एन्नौर बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह देश का कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में, देख लेते हैं फटाफट कि यह बंदरगाह मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह के पास जो तट है वह बहुत ही छिछला है, इसलिए जहाज 5 किलोमीटर दूरी पर खड़े हो जाते हैं और इस तट पर मछलियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जिस कारण इस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको यदि पूछा जाए कि मत्स्य पत्तन किस बंदरगाह को कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तूती बंदरगाह के बाद तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मत्स्य पत्तन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मुख्य विशेषताएं आपने हमारी बंदरगाहों से संबंधित जानी। तो हम यहाँ पर अब जो पॉइंट इससे निकल कर आए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप इन पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट लिखिएगा आप कि नाहवा सेवा बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, जो 3 बंदरगाह हैं, नाहवा सेवा बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, जो आपके 2 एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह और नाहवा सेवा बंदरगाह कैसी बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नाहवा सेवा बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि एन्नौर बंदरगाह के बारे में बात करें, जो आपका एन्नौर बंदरगाह है ये देश का कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा बंदरगाह है जो कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एन्नौर बंदरगाह होगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो आपको ये आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं कि कोचीन और पारादीप लैगून पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कोचीन बंदरगाह, ये वाला बंदरगाह, और पारादीप बंदरगाह किस पर स्थित है? लैगून पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जो कांडला बंदरगाह है ये आयातक बंदरगाह है, ये वाला बंदरगाह। आपसे पूछा जाए कि कौन सा बंदरगाह देश का है जिससे सिर्फ आयात किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कांडला बंदरगाह होगा। पारादीप बंदरगाह के बारे में बात करें तो पारादीप बंदरगाह की मुख्य विशेषता क्या है कि यह विशेषता खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न है, क्योंकि यहाँ से झारखंड और उड़ीसा से जो लोहे का निर्यात किया जाता है वो कहाँ किसके लिए किया जाता है? जापान को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बंदरगाह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनके बारे में डिस्कशन किया। यदि आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो और यदि आप किसी भी टॉपिक पर अपना राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हम आपको बता दें कि जो ऑप्शनल पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो हम कल या परसों वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन होंगे और वही आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो बंदरगाह आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।